हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू गार्गी क्लासेस। डेट आज की 23 नवंबर 2020। अभी फर्स्ट पार्ट इसका ऑलरेडी अपलोडेड है। बीच में क्या अटक गया था, यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया था उसमें। तो अभी ये सेकंड पार्ट है। अभी तक आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर ही ऊपर गिवन है पार्ट 1 का, तो वो आप देख सकते हो। आप वो देखो, फिर उसके बाद में ये अपने आप कंटिन्यू हो जाएगा, क्योंकि आर्टिकल बीच में छूट गया था उसमें। तो बीच में यहाँ तक हमने 5th पॉइंट तक, 5th रिकमेंडेशन जो दी थी राइटर ने, वो वहाँ तक हमने डिस्कस किया। अब आगे बात करते हैं। 6th जो पॉइंट दे रहे हैं यहाँ पर कि किस तरीके से डिवाइडेड वर्ल्ड को यूनाइटेड वर्ल्ड और एक प्रॉस्पर वर्ल्ड और एक जहाँ पर हार्मनी देखी जा सकती है, ऐसा वर्ल्ड कैसे बनाया जा सकता है। तो 6ठी रिकमेंडेशन है उनकी कि एक गवर्नेंस होनी चाहिए, वो इस तरीके की होनी चाहिए जिसका बेस ब्रॉडर हो, पार्टिसिपेटरी हो। मतलब जहाँ पर पावरफुल और जो वीकर कंट्रीज हैं उनका इक्वल पार्टिसिपेशन हो, सभी रिलीजन के लोग एक साथ बैठते हों। कहने का मतलब किसी भी तरीके से पोलराइजेशन ना हो। आज देखोगे इंटरकनेक्टेडनेस या इंटरडिपेंडेंस जो है वर्ल्ड ओवर, चाहे टेक्नोलॉजी बेसिस पे देखो या मोबिलिटी बेसिस पे देखो या बहुत सारे वर्किंग कल्चर्स के बेसिस पे देखो, एजुकेटर्स के बेसिस पे देखो, मीडिया पर्सन्स के बेसिस पे देखो, तो हम देख सकते हैं इंटरकनेक्टेडनेस लगातार बढ़ती चली जा रही है। तो हमें ज़रूरत है कि कैसे भी करके हमारे यहाँ पर पूरे प्लेनेट पर एक ऐसा माहौल, एक ऐसी गवर्नेंस होनी चाहिए जहाँ पर एक एक इंडिविजुअल नेशन को प्रॉपर एक पार्टिसिपेशन उनकी इंश्योर हो सके, उनके भी इंटरेस्ट को अपहेल्ड किया जा सके, प्रोटेक्ट किया जा सके। चाहे वो साइंटिस्ट हो, चाहे इनोवेटर्स हो, एंटरप्रेन्योर्स हो, प्रोफेशनल्स हो, मतलब हर तरीके से आप देख सकते हो नेशनल बैरियर्स को अब ख़त्म करने की ज़रूरत है, या फिर कोलैबोरेशन में जहाँ जहाँ पर भी प्रॉब्लम आए वहाँ पर प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने की ज़रूरत है। तो हमें क्रिएट करने की ज़रूरत है कि एवर एक्सपेंडिंग एक रिजर्वोयर बनाया जाए, जहाँ पे नॉलेज का एक पूरा, एक कहता है ना कि एक सेगमेंट तैयार हो, विजडम बेस्ड हमारे पूरा सिस्टम हो, और सारी कॉम्प्लेक्सिटीज़ को चैलेंज करने वाली जितनी भी परिस्थितियाँ अभी बन रही हैं उन सारी कॉम्प्लेक्सिटीज़ को ख़त्म किया जा सके। तो एक एम्पावर्ड पार्टिसिपेशन होना चाहिए, चाहे वो यूथ हो, चाहे ओल्ड हो, चाहे वुमेन हो, चाहे कोई भी हो, चाहे मार्जिनलाइज सेक्शन हो, चाहे किसी भी रिलीजन के वो लोग हो, चाहे किसी भी सोसाइटी से बिलोंग करने वाले लोग हो। लास्टली सजेशन जो राइटर देते हैं कि किसी भी तरीके से नेशनल गवर्नमेंट्स जिस तरीके से अपनी खुद की पॉलिटिकल स्टैब्लिशमेंट और जिस तरीके से पूरा अपने खुद के देश के लिए जो काम करते हैं, तो वो क्यों ना ग्लोबल गवर्नेंस के लिए भी किया जाए। कहने का मतलब जिस बेसिस पे आज एक नेशनल गवर्नमेंट अपने काम करती है कि मेरा देश प्रोटेक्टेड होना चाहिए, हमारी जो इंटीग्रिटी है, हमारी जो टेरिटोरियल सॉवरेनिटी है, उसको कोई हार्म ना करे, तो ये आइडिया भी तो हमें ग्लोबल गवर्नेंस में अप्लाई करना चाहिए। इससे क्या होगा कि आप किसी भी तरीके से किसी सेक्शनल इंटरेस्ट में नहीं फंसोगे कि अपने देश में कुछ लोगों को, आप कह सकते हो ना कि हाँ, कुछ लोगों को राज़ी करने के लिए, अपने वोट बैंक को राज़ी करने के लिए आप जो एक्टिविटीज़ करते हो वो चीज़ें अब निकल जाएंगी, क्योंकि वो अब आउटडेटेड पैटर्न हो गया है। अगर हम ह्यूमन हिस्ट्री की बात करें तो आप देखते हो जब भी कभी कोई चेंज लाया जाता है तो अल्टीमेट चेंज मेकर जो होते हैं ना, तो जो इंडिविजुअल्स हैं, जो ग्लोबल सिटीजन्स हैं, वो ही अब कर पाएंगे। जैसा कि प्रीवियसली आपने देखा कि जब जनता ने आवाज़ उठाई तो उसमें सिस्टम में चेंजेस लाने पड़ते ही हैं। तो अभी ज़रूरत है कि नए सपनों के लिए और नई ये जो परिस्थितियां हैं, जो भी समस्याएं हैं, उनको ख़त्म किया जाए, अवेयरनेस लाया जाए, नई ओल्ड बिलीव्स को ख़त्म करो और नए सिस्टम की तरफ हमें बढ़ने की ज़रूरत है एस्पिरेशंस को पूरा करने के लिए। तो कहने का मतलब ये है कि टाइम आ चुका है कि सभी जो लोग हैं, सभी देश जो हैं, उनको साथ में आना चाहिए, सभी रेस के, सभी रिलीजन के लोगों को, एक न्यू वर्ल्ड आइडिया के लिए। क्योंकि आज देख सकते हो कि आप वर्ल्ड में जब डेमोक्रेटिकली गवर्नड बॉडी होगी तो ये जो कैओस जो चलता आ रहा है वो कहीं ना कहीं कंट्रोल किया जा सकता है। ये बात भी ठीक है कि कुछ प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा, ट्रबल तो होगी। जो ऑलरेडी अपने सेल्फ सेंटर्ड बेसिस पे काम कर रहे हैं, जो कंट्रीज या नेशनल गवर्नमेंट, उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, बट ये चीज़ करने के लिए पूरी ह्यूमैनिटी को साथ में आने की ज़रूरत है। और इसके लिए जो राइटर ने सजेशन दिए हैं वो कहीं ना कहीं प्रैक्टिकली पॉसिबल हो सकते हैं। ठीक है,
क्योंकि आज जो नेशनल गवर्नमेंट्स हैं वो अपने देश का इंटरेस्ट अपहेल्ड करके फिर दूसरे लोगों के लिए कहीं ना कहीं कंसर्न शो ही नहीं करती या फिर कंसर्न ही नहीं रहती। जैसे डोनाल्ड ट्रंप का एग्जांपल हम ले सकते हैं कि उन्होंने क्लाइमेट चेंज को बिल्कुल ही डिस्कार्ड कर दिया, बोले क्लाइमेट चेंज जैसी कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती है, जबकि हम जानते हैं ना क्लाइमेट चेंज का कितना डिजास्टरस इफेक्ट आ रहा है। इवन यूएसए में भी कितनी जो फ्लड्स हैं वो आती रहती है, कभी टॉर्नेडोज़ का है, कभी हरिकेन्स का है, ये प्रॉब्लम का वो भी सामना करते हैं। बट वही चीज़ है, खुद के नेशनल इंटरेस्ट या फिर खुद के जो अभी तक कहते हैं ना कि जो सेक्शनल इंटरेस्ट है उसको ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते रहते हैं और उसका कोई फ़ायदा भी नहीं होता, लॉस ही लॉस है। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है वाटर बॉम्ब इन द हिमालयाज। ये आर्टिकल लिखा हुआ है क्रिस्टोफ जेफरलॉट और विजय गणेश आरएस के द्वारा लिखा हुआ। इंडिया चाइना के रिलेशंस की अगर हम देखें तो आज लोवेस्ट पॉइंट पे है 1962 में जो वार हुआ था उसके बाद में। दोनों की अगर बॉर्डर पे एलएसी के अक्रॉस अगर बॉर्डर पे हम देखें, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो आप देख सकते हो इंटेंस स्क्रूटिनी बेसिस काम चल रहा है। मतलब एक दूसरे के ऊपर नज़रें गड़ाए बैठे हैं दोनों कंट्रीज़। इवन वर्ल्ड लेवल के जो लीडर्स हैं या फिर बड़े जो कंट्रीज़ हैं वो भी कहीं ना कहीं इस चीज़ को दिमाग में रख के आगे बढ़ रहे हैं। इसी के साथ साथ में आप देखोगे यार्लुंग जो कि ब्रह्मपुत्रा रिवर के नाम से जानी जाती है इंडिया में, उस रिवर पे बहुत सारे डैम्स बनाए जा रहे हैं चाइना की साइड में। और आप देख सकते हो इंडियन ऑफिशियल्स ने बहुत सारे कंसर्न्स भी राइज़ किए हैं कि इससे लोकल जो लोग हैं जहाँ पर आप देख सकते हो ब्रह्मपुत्रा रिवर पे उनकी लाइवलीहुड डिपेंडेंट है, उन लोगों को कहीं ना कहीं परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि आप देख सकते हो ब्रह्मपुत्रा एक पेरेनियल रिवर है, 12 महीने बहने वाली रिवर है और इसकी पेक्यूलर कैरेक्टरिस्टिक्स होती है और जोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखोगे तो उसमें बहुत वेरिएशन देख सकते हो। प्रिवेलिंग क्लाइमेटिक कंडीशंस को अगर देखें तो ब्रह्मपुत्रा रिवर अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में और बांग्लादेश में भी अपने आप में। जो इनहैबिटेंट्स हैं, जो लोग वहाँ पे रहते हैं, वो आप देख सकते हो कि 2 बार एनुअली उनको फ्लड्स का सामना करना पड़ता है। एक तो हिमालय में स्नो मेल्टिंग की वजह से समर्स के टाइम पे और दूसरा मानसून के टाइम पे आप स्नो मेल्टिंग की वजह से, और दूसरा मॉनसून जब आता है अचानक से, जब रेनफॉल होती है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं फ्लड्स का सामना करना पड़ता है। अब ये जो फ्रीक्वेंट फ्लड्स जो आती रहती हैं इससे क्या है, डिवास्टेशन भी बहुत आता है। क्लाइमेटिक चेंज जो आज देख रहे हैं हम थ्रू आउट वर्ल्ड ग्लोबली, उसका इम्पैक्ट भी कहीं ना कहीं देखा जा रहा है ब्रह्मपुत्रा रिवर के जो वाटर लाने की जो कैपेसिटी है उस पर। तो आप देख सकते हो जितनी पॉपुलेशन नॉर्थ ईस्ट इंडिया में रहती है वो कहीं ना कहीं कंसर्न अब अपने आप ही थोड़ी सी इनसिक्योर फील कर रही है। रही सही में फूड सिक्योरिटी के लिए भी वो कहीं ना कहीं इसी रिवर के पानी पर डिपेंडेंट होती हैं, चाहे इंडिया हो चाहे बांग्लादेश हो। और रही सही में इस रिवर की डायनेमिक्स को हम देखें तो फ्रीक्वेंट लैंडस्लाइड भी देखे जाते हैं, तो जियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ के लिए भी ये रिवर बहुत फेमस है। तो आप देखोगे इंडिया और चाइना के बीच में डेमोग्राफिकली अगर देखा जाए और इकोनॉमिकली दोनों कंट्रीज़ का देखा जाए तो जो सिटीजनरी है, जो लोग हैं यहाँ के चाइना और इंडिया के, उनका कंजम्पशन बेस भी बढ़ता चला जा रहा है। तो दूसरी तरफ जो वाटर स्कैर्सिटी है, वाटर की वजह से जो कंस्ट्रेंट्स हैं उनका सामना भी दोनों कंट्रीज़ कर रहे हैं। चाइना एक तरफ वर्ल्ड की जो टोटल पॉपुलेशन का लगभग 20% अपने यहाँ पर रखता है, तो उनके पास में केवल वर्ल्ड के टोटल वाटर रिसोर्सेज में केवल 7% ही है उनके पास में अवेलेबल है। तो सीवियर पॉल्यूशन एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम, ग्राउंड वाटर की जो डिप्लीशन है वो लगातार बढ़ती जा रही है, मतलब ग्राउंड वाटर टेबल लगातार घटता चलता जा रहा है। रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन है, तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं चाइनीज़ प्लानर कहीं ना कहीं वाटर रिसोर्सेज को अपनी तरफ डायरेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। चाइना की अगर बात करें तो चाइना में सदर्न रीजन में वाटर रिच फैसिलिटीज़ अवेलेबल है एज़ कम्पेयर टू वाटर स्ट्रेस्ड नॉर्थ पार्ट। मतलब चाइना में नॉर्दर्न पार्ट है, वहाँ पे पानी की कमी रहती है। तो चाइना ने अपना खुद का एक प्रोजेक्ट भी शुरू कर रखा है जिसमें कि कैनाल प्रोजेक्ट सिस्टम करके देखोगे कि साउथ और नॉर्थ को कनेक्ट किया जा रहा है। तो आप देखोगे ये जो लिंकिंग प्रोजेक्ट है ना, मेजर रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट, इससे क्या है, वाटर सिक्योरिटी तो वो इंश्योर कर देंगे बट इकोलॉजिकल इश्यूज बहुत सारे हैं। ठीक है, इसके अलावा देखें चाइना का खुद का अपना टारगेट है कि कैसे भी करके अपने देश में एक इक्वालिटी का माहौल लाया जाए। किस बेसिस पे, वाटर रिसोर्सेज अवेलेबिलिटी की बेसिस पे। ठीक है, तो एक राइपेरियन स्टेट ऑफ एशिया बनना चाहता है, क्योंकि आप बनना चाहता है और बन भी चुका है बहुत हद तक। आप देख सकते हो बहुत चीज़ों में, अब एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में भी बहुत हद तक चाइना आगे ग्रो भी कर रहा है और
जो जेनेटिकल इंजीनियरिंग बेस्ड जो प्रोडक्शन होना चाहिए, क्रॉप का नया पैटर्न आना चाहिए, उस पर भी काम कर रहा है चाइना। तो आप देख सकते हो रिवर्स का जो फ्लो है वो चाइना अपने आप में एक अपर राइपेरियन स्टेट के तौर पे है। कैसे कि जहाँ से रिवर का ओरिजिन होता है, जैसे ब्रह्मपुत्रा की हमने बात की, जैसे मेकोंग रिवर की अगर बात करें तो चाइना क्या है, मेकोंग रिवर पे भी बहुत सारा मतलब इस तरीके की डैम इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रहा है। तो उसकी वजह से थाईलैंड, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया जो कंट्रीज मेकोंग रिवर के पानी पर डिपेंडेंट है, उनको कहीं ना कहीं ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसी तरीके से हम देख सकते हैं ब्रह्मपुत्रा की वजह से इंडिया और बांग्लादेश को भी प्रॉब्लम सामना करना पड़ेगा। रही सही में आप देख सकते हो इसकी वजह से इमेंस डैमेज भी होगा। एनवायरमेंटल इशू को अगर देखा जाए तो वहाँ पर इकोलॉजिकल जो बैलेंस है वो भी बिगड़ जाएगा। रिवर फ्लो है जिसके ऊपर डिपेंडेंट आप देखोगे इंडिया में बहुत सारे जो फ्लोरा फोना है वो ब्रह्मपुत्रा रिवर के नियर बाई लोकेटेड है, तो उन पर भी बहुत ज़्यादा असर आएगा। तो अभी तक तो चाइना ने क्या है अपने एक प्रोजेक्ट, मतलब एक तरीके से एक ऐसे प्रोजेक्ट पे काम किया है जिसको आप हिस्टोरिक ट्रिब्यूटरी सिस्टम बोल सकते हो, कि चाइना ने जो कर दिया। अब छोटे जो स्टेट्स हैं उनकी तो औकात है नहीं कि जो अपनी आवाज़ को उठा सकें, या फिर चाइना ने जो कुछ भी किया है उन सारे कदमों के खिलाफ जाकर के अपनी आवाज़ उठा सकें। अब चाहे साउथ चाइना सी में चाइना कितनी अग्रेशन दिखाए, फिलीपींस इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के पास में द हैग पहुंच गया, उसके बावजूद चाइना ने अपनी बातें, मतलब अपनी जो कदम है उनको वापस नहीं रोका, क्योंकि लगातार चाइना असर्टिव ही बना रहा है। क्यों? वो छोटे कंट्रीज हैं, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज जो हैं। इसी तरीके से इंडिया का अगर सेगमेंट देखें तो हमारे यहाँ पर समर्स के टाइम पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, और बार बार देखते हैं कि अर्बन एरियाज वाटर शॉर्टेज का सामना करता हुआ दिखाई देते हैं। चाइना की तरह ही इंडिया भी लगभग 17% वर्ल्ड पॉपुलेशन को अपने यहाँ पे रखता है। तो वाटर रिसोर्सेज की बात करोगे तो केवल 4% वाटर रिसोर्सेज इंडिया के पास में अवेलेबल है। इंडिया की पॉपुलेशन का अगर देखें तो मैक्सिमम ज़्यादातर पार्ट, मेजोरिटी पार्ट कहाँ पे रहता है? गैंजेटिक प्लेन्स में रहता है, सदर्न या वेस्टर्न रीजन्स में रहता है। तो हमारे यहाँ पर रिपीटेडली वाटर क्राइसिस का सामना करना एक कॉमन चीज़ है। ड्राई समर होना और रेनफॉल स्कैरसिटी, ये अपने आप में बहुत बड़ी इशू बन के आती है, और इरेटिक रेनफॉल का पैटर्न देखा जाता है कहाँ पे? ईस्टर्न कोस्ट में। चाइना की अगर बात करें तो चाइना में जिस तरीके से नॉर्थ साउथ रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट की बात की जा रही है, तो इंडिया भी अपने यहाँ पर एक रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट पे काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। बट प्रॉब्लम क्या है कि हमारे यहाँ पर जो पोटेंशियली डिस्टर्बिंग फ्रेजाइल इकोसिस्टम, मतलब कि अगर हमारे यहाँ पर रिवर लिंकिंग की बात करें, नॉर्थ साउथ रिवर लिंकिंग की, तो उससे क्या हो जाएगा कि जो इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है उस पर कहीं ना कहीं एक घात लगा हुआ है, एक टेंशन की बात आ जाती है। और हम क्या है, डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, तो हमें तो इकोलॉजी के बारे में भी सोचना है। कोई अगर प्रोटेस्ट करता है, कोई ऑब्जेक्शन करता है गवर्नमेंट की पॉलिसी में, तो गवर्नमेंट को तो उनको भी कंसिडर करना पड़ता है। तो उन चीज़ों से क्या है, चाइना में तो क्या है, काम होगा जो होगा ही, क्योंकि वहाँ पर अथॉरिटेरियन रिजीम है, और हमारे यहाँ पर कहीं ना कहीं डेमोक्रेटिक रिजीम होने की वजह से सुनी जाती है बातें। तो इकोलॉजिकल फ्रेजाइलिटी की वजह से क्या हो गया, कहीं ना कहीं हमारे जो नॉर्थ साउथ रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट है उसको होल्ड पे रख दिया। ठीक है। दूसरा अगर देखें, बहुत सारे ऑपरेशनल डैम्स ऑलरेडी चल भी रहे हैं। यार्लुंग शेंगपो जो कि ब्रह्मपुत्रा रिवर है उसी की बात कर रहे हैं यहाँ पे ये, और दूसरे बहुत सारे डैम्स अब लगातार बनाए जा रहे हैं। तो ये जो कंस्ट्रक्शन बनता चला जा रहा है ना इस पर, तो आप देखोगे ये बहुत ही एक यूनिक चैलेंज बन के आ रहा है इंडियन प्लानर्स के सामने। अब वो चैलेंजेस हम देखें तो पहला तो ये कि जिस तरीके से ये डैम बनेंगे तो वो पूरे बेसिन को, ब्रह्मपुत्रा बेसिन को डिग्रेड कर देंगे। बहुत सारा अमाउंट का जो सिल्ट ब्रह्मपुत्रा रिवर लेकर के आती है और जो असम वाले रीजन में अपने प्लेन में डिपॉजिट करती है, तो फर्टिलिटी आती है वहाँ पर क्रॉप प्रोडक्शन होता है, सॉइल की क्वालिटी इंप्रूव होती है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इंक्रीज होता है, तो वहाँ पर फूड सिक्योरिटी आती है। तो उसको ब्लॉक कर देगा चाइना। नंबर 2, ब्रह्मपुत्रा बेसिन अगर देखें तो इकोलॉजिकली सेंसिटिव रीजन्स में से एक है, मतलब वर्ल्ड के जितने भी इकोलॉजिकल सेंसिटिव रीजन हैं उनमें से एक है। आप देखोगे लगभग 34 बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट अगर देखें वर्ल्ड के जितने भी हैं उनमें से एक है ये। ठीक है। इस रीजन में बहुत सारी स्पीसीज हैं फ्लोरा और फोना की जो कि एंडेमिक है, वो वहीं पे मिलती है। चाहे काजीरंगा नेशनल पार्क की बात करो तो वहाँ पर 35 मैमेलियन स्पीसीज हैं जो वहीं पे मिलती है, जिनमें से 15
जो है वो थ्रेटन्ड है IUCN कंजर्वेशन लिस्ट में। तो हम देख सकते हैं अगर ब्रह्मपुत्र रिवर में पानी की सप्लाई अगर रुक जाती है तो कितनी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। हो सकता है कि ये थ्रेटन्ड स्पीसीज़ कहीं ना कहीं एक्सटिंक्शन की तरफ बढ़ती चली जाए। गेंजेटिक रिवर डॉल्फिन की अगर बात करें जो इस रिवर में मिलती है वो तो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, अगर पानी नहीं आएगा तो वो कैसे सर्वाइव करेगी। तो तीसरा इशू है दैट इज़ कि जो डैम्स बनाए जाएंगे हिमालय में वो अपने आप में बहुत सारे रिस्क को भी होल्ड करके रखेंगे, क्योंकि हिमालय जो है वो सिस्मिकली मतलब अर्थक्वेक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सेंसिटिव रीजन है, और वहाँ पर अगर आप डैम बनाओगे तो और ज़्यादा अर्थक्वेक आने की प्रॉब्लम हो जाएगी। इससे लैंडस्लाइड इशू भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। 2015 में जैसे ही नेपाल में अर्थक्वेक आया था तो उसका रिजल्ट क्या हुआ था, बहुत सारे डैम्स जो हैं वो टूट गए थे और अदर फैसिलिटी अदर इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ था। तो सिमिलर फेट हम कहीं ना कहीं फेस कर सकते हैं फ्यूचर में अगर चाइना इसी तरीके से लगातार कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज़ करता रहा। चाइना लगातार इंडिया के लिए एक टेंशन का कारण बनता चला जा रहा है, क्योंकि इंडिया एक डाउन स्ट्रीम में है। ब्रह्मपुत्र आप देखोगे मैप में इस तरीके से घूम के फिर यूँ आती है, तो ये ऊपर वाला कोर्स है दैट इज़ इन तिब्बत, और इधर वाला रीजन आप देखोगे ये इंडिया फिर बांग्लादेश में चला जाता है। तो इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा कंसर्न अपने आप में आ जाता है, और हिमालयन रीजन की में बन जाता है तो और ज़्यादा थ्रेटन हो जाती है बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी। इंडिया और चाइना को ज़रूरत है कि वो कैसे भी करके जियोपॉलिटिकल अपॉर्चुनिटीज़ को हार्नेस करें और इस पेरेनियल रिवर पे परमानेंट डैम्स ना बना करके देख सकते हैं कि कैसे भी करके चेक डैम बनाए जाए, नेचुरली एक्सेप्टेबल चेक डैम्स। और उनका फ़ायदा हुआ भी है, ऐसा नहीं है कि चेक डैम से कोई घाटा हुआ है, बट आप परमानेंट डैमिंग कर दोगे, पानी रोक ही दोगे तो उसका तो कहीं ना कहीं समस्याओं का सामना आने वाले टाइम पे करना पड़ेगा। और रही सही में हम देख सकते हैं क्लाइमेटिक पैटर्न भी अब लगातार चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है। 2018 में जब डोकलाम स्टैंड ऑफ हुआ था इंडिया, 2017 से 18 के बीच की बात है ये, ठीक है, तो डोकलाम स्टैंड ऑफ के टाइम पे इंडिया और चाइना के बीच में कम्युनिकेशन तक रुक गया था। इवन ब्रह्मपुत्र में क्या पानी का लेवल चल रहा है उसके बारे में भी चाइना ने कम्युनिकेशन करना बंद कर दिया था। तो आप देख सकते हो किस तरीके से इंडिया एक ब्लाइंडली कहीं ना कहीं अपने आप को महसूस कर रहा था, खुद को ब्लाइंड महसूस कर रहा था कि अगर फ्लड आएगी कि नहीं आएगी, क्योंकि अपर कोर्स में अगर पानी का पता पड़ जाए इस कोर्स में तो नीचे वाले रेडी तो हो जाएंगे ना, क्योंकि हमारे यहाँ पर असम वाले रीजन में आप देखोगे तो बहुत सारी पॉपुलेशन में ब्रह्मपुत्र रिवर के इर्द गिर्द ही लोकलाइज्ड है। तो आप देख सकते हो वाटर क्राइसिस का सामना दोनों कंट्रीज करते हैं, तो कोई ना कोई ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन पे काम किया जा सकता है ना, क्यों ना कंस्ट्रक्शन किया जाए जो पोटेंशियली डिस्ट्रक्टिव सॉल्यूशंस को, कहने का मतलब ऐसे सॉल्यूशन पे काम करो जिनसे कि इकोलॉजी भी डिस्टर्ब ना हो और आपकी रिक्वायरमेंट भी पूरी हो, जैसे कि चेक डैम जो मैंने बोल दिया। रेन कैप्चरिंग करो ना आप, आसपास में अगर पानी जैसे रेनफॉल जब आता है मॉनसून में तो उस टाइम पर फ्लड्स बहुत ज़्यादा आती है, तो क्यों ना फिर साइड में आप जो पानी का जो आ रहा है पूरा फ्लो रेनफॉल की वजह से उसको कैप्चर कर दो, ठीक है, रेन कैप्चरिंग लेक्स बना लो, इसकी वजह से फ्लड भी रुक जाएगी, पानी की कमी भी खत्म हो जाएगी। तो वाटर कैप्चरिंग पे ध्यान दो, एडिशनल जो आ रहा है इकोलॉजिकल बैलेंस को अपहेल्ड करने की ज़रूरत है। पॉपुलेशन को तभी सपोर्ट मिलेगा, तभी सस्टेनेबल लाइवलीहुड यहाँ पे इंश्योर की जा सकती है, नहीं तो आप देख सकते हो ये अपने आप में एक टिकिंग वाटर बॉम्ब है जो कि हिमालयाज में लोकेटेड है, जिसका बहुत बुरे रेपरकशंस का सामना करना पड़ेगा लोकल लोगों को भी और दोनों देशों को। ठीक है, इस तरीके से डिस्कशन यहीं खत्म होता है। थैंक यू वेरी मच। आप ये सेकंड पार्ट से पहले फर्स्ट पार्ट जरूर देख लेना। खैर अब तो खैर लास्ट में बोल रहा हूँ, चलिए कोई नहीं, थैंक यू।